हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल आपके अपने चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का पेपर है वह आप लोगों के बीच में शेयर किया जा रहा है और यह डेली बेसिस पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसी तरह से अपने प्लेटफॉर्म को बनाए रहिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि जो आरपीएफ के ओरिएंटेड प्रश्न हैं, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पर्पज़ से ये वीडियो डाले जा रहे हैं। और साथ में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, चाहे वह डिफेंस हो चाहे वह स्टेट लेवल हो, डेली करंट आपको देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके के वो प्रश्न हैं यहाँ पर कि जो आपके एग्ज़ाम में ओरिएंटेड प्रश्न आने वाले हैं वो फिक्स है। तो 10 प्रश्न ही हैं और 10 प्रश्न के बीच में शेयर किया जा रहा है वीडियो। डेली का 10 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा और आपका करंट अफेयर्स जो है, स्टैटिक जीके है, उस सभी को मिला करके 10 प्रश्न डाले जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप लोगों को 10 प्रश्न देखने हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से अपने इस प्लेटफॉर्म को तो रेलवे एसएससी चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और वही प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा फुल वॉच वीडियो कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहला प्रश्न हमारा है इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये आप बता सकते हैं किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 से। एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं, इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 से। चलिए इसका डिटेल की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं तो इसरो के उपग्रह GS-20 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के रॉकेट से लॉन्च करेगा। अच्छा ये बताइए, जो यह स्पेस एक्स है यह एक चर्चित नाम है आप लोगों के बीच में, एलन मस्क की कंपनी द्वारा यह इसरो का रॉकेट लॉन्च होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसरो के GSAT-20 का रॉकेट किस से लॉन्च होगा, फाल्कन 9 सैटेलाइट से लॉन्च किया जाएगा और यह स्पेस एक्स से इसरो एलन मस्क की कंपनी द्वारा यह लॉन्च होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, या इसका की पॉइंट देख लेते हैं फुल डिटेल में। स्पेस के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का पहला मिशन होगा। ध्यान रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अनुसार GSAT-20 को 2024 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पे अनुमानित डेट दिया गया है। GSAT-20 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ऑडियो ट्रांसमिशन की सेवा देगा। यह क्या कर रहे हैं कि GSAT-20 का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन की सेवा देने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के बीच में प्रश्न डाले जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, वही मैं बच्चों आप लोगों को करा रहा हूं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और कॉपी नोट्स में ज़रूर इसको नोट डाउन करते चलिएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कुछ इसका की पॉइंट है, इसरो द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट के लॉन्च में उपयोग किए गए रॉकेट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट PSLV C-58 लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 PSLV C-57 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अभी आपके 2023 में लॉन्च हुआ है, LVM-3। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव का 2024 का आयोजन आप लोगों को कहाँ किया जा रहा है, यह न्यू दिल्ली में आप लोगों का किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। आगे देख सकते हैं, यह आप लोगों के सामने फिगर है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया था। किसने किया था, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 2024 भारत उत्सव आयोजन का किया गया था, जो आत्मनिर्भर बनाता है भारत को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड के प्रश्न हैं, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। यह उत्सव 3 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 की अध्यक्षता
वाणिज्य उद्योग मंत्री उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा की जा रही है। इस उत्सव का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सीधा सीधा इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करना और उसका विकास करना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री आनंद मोहन जी बने हैं, जो यह रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किए हैं। चलिए इसका की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट में देखेंगे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा के रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन को योजना शुरू की है। यह मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें इसमें मोटे अनाज को उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, यानी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसका की पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। उद्देश्य श्री मोटा अनाज उत्पादन बढ़ावा को देना। योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोटे कुटकी रागी, इसमें मोटे अनाज में क्या क्या आता है? रागी, ज्वार, बाजरा आदि मक्का के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह कहाँ की सरकार कर रही है? एमपी की सरकार कर रही है, जो हमारे श्री आनंद मोहन जी हैं, उन्होंने यह प्रोत्साहन राशि घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित भी किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। या इसका और भी एमपी में कई योजनाएं हैं, उसको देख लेते हैं जो काफ़ी चर्चित थी। अब यहाँ पे देखेंगे ये दो योजनाएं बहुत चर्चित थी, लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, यह काफ़ी चर्चित थी। चरण पादुका योजना, प्रतिभा किरण योजना, ठीक है, यह योजनाएं वहाँ पर एमपी में चलाई गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव PLI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी कौन सी है? एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI की मंजूरी हासिल करने वाली भारत की पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी है, कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, अल्ट्रा वायलेट। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ओला इलेक्ट्रिक। यह भारत की पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी है जो यह प्रोडक्ट्स लिंक्स इंसेंटिव की मंजूरी हासिल की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे बातें करेंगे, की पॉइंट्स की बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ओला का इलेक्ट्रिक आपको को बाइक देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक सरकार की प्रोडक्शन लिंक PLI की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। ठीक है, आगे देख सकते हैं की पॉइंट्स में। PLI स्कीम के लिए आवेदन करने वाले में हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर, बजाज ऑटो सहित अन्य कंपनियां भी शामिल हैं। देखिए, ये कंपनियां इसलिए शामिल होती हैं क्योंकि भारत सरकार इनको क्या करती है? सब्सिडी देने का काम करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसके की पॉइंट्स हैं। प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव PLI स्कीम स्टार्ट 2021 से हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से यह लागू हुआ है। स्कीम का उद्देश्य ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जो सब्सिडी के रूप में उनको बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चर को भारतीय बाजार के लिए प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। यहाँ पर देख सकते हैं यह सब्सिडी दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले जा रहे हैं बीच में आप लोगों के, और ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और यह फिक्स है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा वीडियो स्किप मत कीजिएगा। 5 प्रश्न हो चुके हैं, 5 प्रश्न और कंप्लीट करा दिए जाएंगे। डेली का आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, और जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आप अगर वर्दी पाना चाहते हैं, वर्दी के धारी हैं और जुनून रखते हैं कि नहीं मुझे इस बार सिलेक्शन ले करके जाना है, तो इस चैनल पर बने रहें और लास्ट तक वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट्स करें और डेली का डेली रिवीजन करते रहें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 4 देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? आप बता सकते हैं। केप जाबो, सुसेक्स मसरा, इद्रिस डेबी, एनिक पेस। चलिए, तो ये एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। हाल में 4 देश का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बता सकते हैं सुसेक्स मसरा। ये है हमारे कौन से? सुसेक्स मसरा हैं, जो इनको हाल ही में 4 देश का नया प्रधानमंत्री किस नियुक्त किया गया है? सुसेक्स मसरा को। ठीक है, हाल ही में 4
कि सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सुसेक्स मसरा को चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। पूर्व विपक्षी नेता सुसेक्स मसरा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पीछे चाड सरकार का उद्देश्य नागरिक शासन स्थापित करना। चाड उत्तर मध्य अफ्रीका में फैला एक विशाल भूमि से घिरा देश है। यह कहाँ पर देश है? उत्तर मध्य अफ्रीका में है। यह विशाल भूमि से घिरा एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? एनडेजमेना। एनडेजमेना, ध्यान रखिएगा, यह आने वाले प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगला प्रश्न हमारा है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया के स्मार्ट मिशन में के स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आप लोगों को। गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार द्वारा के स्मार्ट मिशन में के स्मार्ट का पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पहला आंसर हो जाएगा केरला सॉल्यूशन ऑफ मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। केरल राज्य के स्थानीय निकाय संस्थानों ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए के स्मार्ट मिशन लॉन्च किया है। यहाँ पे देख सकते हैं के स्मार्ट का फुल फॉर्म आप लोग देख ही सके, यह आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, फिक्स यह प्रश्न आने वाला है। सॉल्यूशन ऑफ मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमिशन। के स्मार्ट के जरिए स्थानीय निकाय संस्थानों की सभी सेवाएं एक ही क्लिक में उपलब्ध होंगी। ठीक है, के पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। यहाँ पर देखिए केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद जी हैं। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन हैं, जो आपको याद रखने हैं। यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। देखिए, चर्चा में हूती गुटी यानी हूती विद्रोही किस सागर से संबंधित है? हूती एक प्रकार की मतलब कह सकते हैं कि यह लुटेरे हैं। ठीक है, जो यह लाल सागर में, मरमरा सागर में, काला सागर में, कैस्पियन सागर में कहाँ मिलते हैं? तो मैं बता दूं, यह आपको रेड सी में काफ़ी हाल ही में चर्चित भी रहे हैं। और इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या कारण रहा। देखिए, चर्चा में हूती विद्रोह किस सागर से संबंधित है? लाल सागर से। देखिए, इस तरह का इनका समुदाय है और यह बहुत ही, अगर देखा जाए तो इन लोग का एक गैंग है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन के हूती गुटी के लाल सागर अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले रोकने को कहा। यह क्या करते हैं कि व्यापारिक जहाज़ें जो लाल सागर से होकर गुजरती हैं उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं तथा वह जहाज़ों को लूटने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं की पॉइंट्स में अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद से कहा कि यह अवैध है, इसमें क्षेत्रीय स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता, वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए खतरा पैदा होता है। ठीक है, क्योंकि जहां सामान जाना चाहिए वहां नहीं जा पाता, यह क्या करते हैं, बीच में ही लूट लेते हैं उसको। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने हूती गुटी के खिलाफ ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया था, जिसमें वाहनों के जलयानों के आने जाने का सुगम व्यवस्था की जा सके। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसका की पॉइंट्स है। हूती गुटी कौन है? ईरान से संबंधित हूती गुटी यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण है। देखिए, यह यमन में अगर देखा जाए तो नक्सलाइट एरिया है, यह काफ़ी हिस्सों पर नियंत्रण अपना रखे हैं। उसने 20 से भी अधिक व्यापारिक जहाज़ों को अनेक ड्रोन तथा मिसाइलें हमला किए। इन हमलों के बाद प्रमुख जहाज़रानी कंपनियों ने लाल सागर के जरिए जहाज़ों के संचालन को अस्थायी तौर से पर रोक दिया है, यानी रोक दिया था। लेकिन अब अमेरिका के जो यह स्कीम चलाई गई उसके माध्यम से यह क्या कर रहे हैं, वह जहाज़ों को सुगमता से आने जाने का परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं लाल सागर कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है, जिसको हम लाल सागर के नाम से जानते हैं। देखिए, दक्षिण में अदन की खाड़ी से बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य से आपस में जुड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चर्चित चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चित चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बता दीजिए किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे है केरल राज्य में। किस लिए है? क्योंकि वहाँ पर एक नए किस्म का उद्भिलाव देखा गया, जो पहली बार हाल ही में केरल में चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में यूरेशियन उद्भिलाव देखा गया। इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएगा। यह पहली बार जब केरल में यूरेशियन उद्भिलाव देखा गया, तो उद्भिलाव की एक प्रजाति है जो यूरेशिया में व्यापक रूप से फैली हुई है। देखिए, ये एकदम चूहे की आकार के होते हैं और यह काफ़ी
लंबे पूँछ वाले, उनका जो चेहरा का है अगर देखेंगे उनका मुख जो है एकदम चूहे के आकार का है। यह IUCN की रेड सूची में निकट संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 9वां प्रश्न, हाल ही में नौसेना की, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बच्चे लास्ट तक वीडियो तक बने रहे हैं, यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाला है। ठीक है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, आप बता सकते हैं किसे नियुक्त किया गया है। विवेक सिन्हा, दिनेश के त्रिपाठी, जयंत सबलकर, केशव विनोद। यहाँ पे देख सकते हैं दिनेश के त्रिपाठी को यहाँ पर नौसेना के उप प्रमुख यानी वाइस के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। की पॉइंट्स देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में नौसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश के त्रिपाठी हैं यह हमारे। ठीक है, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 जनवरी 2024 को नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। ठीक है, क्या किए, पदभार संभाले। वाइस एडमिरल हैं जो दिनेश की त्रिपाठी 4 जनवरी, इसी 4 जनवरी को कल के अपडेट में 2024 को नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाले हैं। ठीक है, के पॉइंट्स देख लेते हैं। दिनेश के त्रिपाठी को संजय जे सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वर्तमान में यह क्या है, आप देख सकते हैं वाइस एडमिरल हैं, और यहाँ पे वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल कौन है, आर हरि कुमार हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके बारे में, कुछ चीफ हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। ये आपके प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। सशस्त्र बलों के प्रमुख, देखिए चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अनिल चौहान है। सेना प्रमुख अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर लेते हैं तो वह जनरल मनोज पांडे जी हैं। वायुसेना प्रमुख है चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं मार्शल VR चौधरी। नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। यहाँ पे मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को देखने को कराएं। यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है, आप बता सकते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है। 6.2%, 6.4%, 6.7%, 6.6% कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत का GDP वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है, 6.7% यहाँ पे बताया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट्स हैं, 3 जनवरी 2024 को इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.2 से बढ़ कर के 6.7 कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच में शेयर किए गए दोस्तों, और यह प्रश्न आप लोगों के बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो आपको हर बार हर प्रकार के एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ तक वीडियो तक लास्ट तक बने रहे। आपका वीडियो सेशन आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के स्टैटिक्स GK और जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों के लिए, और साथ में रेलवे SSC ऑथेंटिक जानकारी ऑफिशियल नोटिस की जानकारी के लिए, तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप इधर उधर न भटकिए, जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वह एक्यूरेट और सही करेक्ट प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसी तैयारी आपकी रहेगी तब जा कर के आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो आप इसका निश्चिंत भूल जाइएगा कि जनरल अवेयर्स मुझे भटकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली के डेली 10 प्रश्न करते रहिएगा, डेली रिवीजन करते रहिएगा, नोटबुक में नोट करते रहिएगा। आप देखिएगा जनरल अवेयर्स में कितना अच्छा आप कर लेंगे, उतना अच्छा। देखिए मेरे गाइडेंस में मेरे चैनल द्वारा उसी प्रश्न को कराया जाता है जो आपके एग्जाम में ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं। और साथ में आपको डेली का लूसेंट ज़रूर देख कर जाना है। कम से कम 1 घंटे आप लोगों को मिनिमम देना ही देना है। एंशिएंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, और साथ में जियोग्राफी का सेक्शन हो, स्टैटिक जी को हो, स्पोर्ट्स से हो, वो सभी प्रश्न आप लोगों को इसमें देखने वाले मिलने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग ज़रूर ऊपर का नॉलेज आप लेते रहिएगा। आप लूसेंट
और एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी के प्रश्न को आप अपने खुद ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट्स लगा मैंने उसको कराया, आप लोगों के बीच में शेयर किया। तो यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जुड़े रहिएगा। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।